हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो कुछ कंसेप्ट्स हैं और उसके अलावा कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो जो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है और मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया उसमें भी है, आप उसको रेफ़र कीजिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट है। तो ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर unless the amount of minimum subscription stated in the prospectus has been subscribed and sum payable on application has been actually received by the company. कंपनी जब अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है और पब्लिक उन शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, तो कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उस शेयर का कम से कम एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल अचीव होना चाहिए। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन परसेंटेज में दिया जाता है, वो है 90%। कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 CR के सपोज शेयर इशू किए हैं, तो पब्लिक ने कम से कम 90 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर उससे कम के लिए अगर पब्लिक ने इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया है, तो ऐसी परिस्थिति मान लीजिए 88 CR के लिए या 85 CR के लिए अप्लाई किया है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल जो 90% का है वो अचीव नहीं हो पाया, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी सब्सक्राइबर को शेयर अलॉट नहीं कर सकती। सो एज पर द गाइडलाइन ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, company must receive minimum 90% subscription against entire issue. If company does not receive minimum subscription of 90% of the issue, entire subscription shall be refunded to applicants within 78 days from the date of closure of issue. Issue closure के 78 दिन के अंदर 78 दिन के अंदर आपको पब्लिक का जो पैसा है, जो एप्लीकेशन मनी के तौर पर उन्होंने कंपनी को दिया है, वो वापस करना पड़ेगा। एज पर न्यू गाइडलाइन ऑफ सेबी, एनी डिले विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम, मिनिमम एप्लीकेशन मनी नॉट लेस देन 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो अगर आप 78 डेज के दिन अंदर अगर वो पेमेंट एप्लीकेशन मनी वापस नहीं करोगे, तो फिर आपको कंपनी को 15% पर एनम का ब्याज लगेगा। जितने लेट आप उतना जितने दिन लेट उसका पेमेंट दोगे आप, उस हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, और वो इंटरेस्ट आपको जो एप्लीकेंट है, जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था और जिनको अब आप शेयर नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल अचीव नहीं हुआ, तो अब आप उनका एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड करोगे और लेट करोगे तो ब्याज के साथ वो पैसा देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन मनी का रूल है कि एप्लीकेशन मनी के साथ मिनिमम 5% अमाउंट आपको कम से कम बुलानी ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो आपको कम से कम 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के तौर पर एक शेयर पे बुलाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ शेयर के लिए उस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है। So par value of a share is the face value of share. It is also known as nominal value. To issue share, a company follow a definite procedure which is controlled and regulated by the Companies Act and Security Exchange Board of India, that is the SEBI. There are different ways of issue of share which may be, तो जिसमें पहली जो ढंग है इशू का, जो मेथड है, वे है, दैट इज द फॉर कैश, और जो बी है दैट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट 1.7 इशू ऑफ शेयर ऑफ कैश, जो कि आपकी नोट्स के पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है। जनरली शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर इशूड फॉर मनी मीन्स कैश। जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी वो कैश के लिए या मनी के लिए इशू करेगी, लेकिन कंपनी ऑलवेज कलेक्ट दिस मनी थ्रू इट्स बैंकर। द कंपनी कैन कॉल द शेयर मनी आइदर इन 1 इंस्टॉलमेंट और इन 2 और मोर इंस्टॉलमेंट। कंपनी जब भी अपने शेयर्स पे मनी कलेक्ट करती है वो अपने बैंकर्स के थ्रू कलेक्ट करती है, जो कि एक या मोर देन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट किया जाता है। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग द पेमेंट इन 1 इंस्टॉलमेंट, दैट इज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द कंपनी कलेक्ट, it is 2 or more installment. The first installment which the applicant have to pay along with the application for share is known as application money.
On the allotment of the share, the company wants to get the second installment, which is termed as allotment money. If the company takes decision to call the share money in more than two installment, the other installment are called as call money. First call, that is first call, second call or final call. In such case, the entries of transaction are recorded in journal as follows. तो कभी भी कंपनी अपने जो अमाउंट उनको बुलानी है, मान लीजिए 10 रुपीज़ का शेयर है या 100 का, कुछ भी एक अमाउंट पकड़ी, तो वो पूरा का पूरा पैसा, वो 10 रुपीज़ पूरा का पूरा कंपनी कभी भी एक साथ नहीं बुलाती. मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा देख सकते हैं कि कंपनी एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी के तौर पर 10 रुपीज़ बुला लेगी. उसके बाद में जब कंपनी अलॉटमेंट करेगी तो अलॉटमेंट के वक्त कंपनी और 10 रुपीज़ बुला लेगी, 20 रुपीज़ हो जाएंगे. और अब बचे 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ की कंपनी आगे चल के 40 रुपीज़ की दो इंस्टॉलमेंट ले सकती है, या 30 की फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉल मनी के तौर पर वो पैसा बुला सकती है. तो नॉर्मली कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में ही पैसा बुलाती है, जिसको कि आप कॉल मनी कहते हो. तो इन सिचुएशंस में जो एंट्री होती है, अब उन एंट्रीज के लिए देखेंगे हम लोग कि एंट्री कैसे होती है. तो शेयर जर्नल एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट. पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी किसको कहते हैं? जब कोई भी सब्सक्राइबर, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, जो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, जब वो अप्लाई करता है और उसके साथ जो मनी पेड करता है, उसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं. पॉइंट नंबर 2, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड ऑन द अलॉटमेंट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी. जब आपकी एप्लीकेशन, एक सब्सक्राइबर की या एक इन्वेस्टर की एप्लीकेशन कंपनी के बैंकर्स के थ्रू कंपनी के पास पहुंच जाती है, उसके बाद कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को. तो जब अलॉट किया जाता है उसके नाम से शेयर, तब उससे जो अमाउंट ली जाती है उसको अलॉटमेंट मनी कहते हैं. पॉइंट नंबर 3, सब्सिक्वेंट, तदांतर, उसके बाद में सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट पेड आर कॉल्ड कॉल मनी. कॉल्स कैन बी मोर देन वन एंड कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, और एज द केस में भी अगर थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल, नहीं तो दो ही कॉल है तो फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल, इस तरीके से उन्हें कहा जाता है. तो सबसे पहले देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी मेक द प्रोविजन, कंपनी मेक फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज व्हाइल डूइंग द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर. तो पॉइंट नंबर 1, ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मनी. ये आपको आपकी नोट्स में लिख भी लेना है बाद में. देखिए, सो कंपनी डिमांड द एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर इट्स शेयर बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, public deposit the application with application money to the mentioned bank in the prospectus of the company. After last date of application submission, bank sent all the application to the company with detailed list of application. All applications are scrutinized by the company and prepare new list of applications. All applications are recorded in share application book. On receiving the application money, company record the following entry in the books of account. So बैंक के पास में एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी आ जाती है, और उसके बाद लास्ट डेट के बाद में वो सारी एप्लीकेशन की लिस्ट और वो एप्लीकेशंस जो बैंक होती है वो कंपनी को सबमिट कर देती है. उस समय में जो एंट्री की जाती है, जो जर्नल एंट्री होती है, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नरेशन देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच या 100 ईच, तो पैसा आया कंपनी के पास, थ्रू बैंक आया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ. उसका रीज़न क्या है? वो शेयर एप्लीकेशन के तौर पर वो पैसा आया है, वो अमाउंट आई है, वो कैश आई है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है. फिर ये शेयर एप्लीकेशन के तौर पर मिला है पैसा, लेकिन ये है तो वास्तव में शेयर कैपिटल. इसीलिए जो सेकेंड एंट्री रहेगी, दैट इज़ सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है, उसकी एंट्री अब हमें देखना है ऑन ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन मनी. ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी होती है, ये शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र की जाती है. इसलिए देखिए, आफ्टर गेटिंग द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी
proceeds to allotment shares proceed to allot shares when demand of share is less than or equal to the subscribed share capital on allotment of the share. The application money is transferred to share capital account. For this, following journal entry is made as follows. तो अब इसके वक्त जो जर्नल एंट्री करेंगे वो जर्नल एंट्री अब आपकी स्क्रीन पे और आपकी नोट्स में आप रेफर कर सकते हो. देखिए वो एंट्री क्या होती है. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन है शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जिसे कि आपने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था, जब आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया था तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया था, ताकि पता चले कि वो जो पैसा आपके अकाउंट में आया है, कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, उसका रीज़न क्या है, दैट इज़ द शेयर एप्लीकेशन. और बाद में ये वास्तव में तो शेयर कैपिटल होती है, इसलिए ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है ये अमाउंट. तो इस तरीके से पहली एंट्री अमाउंट मिलने की एप्लीकेशन के तौर पर, और सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की. अब पॉइंट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको देखिए ध्यान से. अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू एंड रिसीव्ड. अब दो बातें होगी. अब आगे चल के जब कंपनी अलॉटमेंट का फैसला ले लेती है, एप्लीकेशन मनी मिला, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर दिया, अब कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर रही है. तो शेयर अलॉटमेंट में दो बातें होंगी. पहली स्टेप में कंपनी शेयर होल्डर्स जिन्हें शेयर का वितरण करना है, अलॉटमेंट करना है, उनसे उस अलॉटमेंट मनी की डिमांड करेगी, जिसको हम कहेंगे कि अलॉटमेंट मनी, व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू. तो एक एंट्री उसकी होगी. और जब वास्तव में पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, जब जिसने अप्लाई किया, जो एप्लीकेंट है, वो अमाउंट बैंक में जमा करेगा, तो आपको कंपनी को वो पैसा प्राप्त होता है. इस तरीके से दो एंट्रीज इसमें होंगी. ध्यान से देखिए. ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, the amount receivable on the next installment that is on allotment become due. The following entry is made for recording the amount due. तो पहली एंट्री देखिए, allotment money becomes due. तो ऐसी स्थिति में एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन है कि शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर एट द रेट रुपीज़ डैश पर शेयर. मैंने जैसा आपको बताया एग्जांपल में कि 10 रुपये आपने मान लीजिए अगर एप्लीकेशन पे बुलाए हैं, और 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पे 10 रुपये एप्लीकेशन पे बुलाए, और 10 रुपये मान लीजिए आपने बुलाए अलॉटमेंट पे. तो जब आप ड्यू की एंट्री पास कर रहे हो या डिमांड की एंट्री पास कर रहे हो, तो वो ये एंट्री होगी. सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड दिया है कि ऑन रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी. अब जो एप्लीकेंट है वो अलॉटमेंट मनी जो है वो डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगी. सो ऑन रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी, ऑन रिसीविंग द शेयर अलॉटमेंट मनी, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज मेड. तो वहाँ एंट्री क्या हो रही है, वो आपकी एंट्री हो रही है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, साथ में लिखा हुआ है देखिए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और नरेशन दिया है कि रिसीट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ डैश नंबर ऑफ शेयर्स. इतने इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे अमाउंट रिसीव्ड हुई, इसकी एंट्री. अब आप अगर गौर से देखोगे तो ड्यू के वक्त देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, और जब अलॉटमेंट मनी मिल गई तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ. इस तरीके से शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी पिछली एंट्रीज में क्लोज हो गया, और इन एंट्रीज में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी क्लोज हो गया. एक बार शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, एक बार शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, और आपने देखा कि उसका जो नेट इफेक्ट है वो ये हुआ कि बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है आपका क्रेडिट हो गया. अब देखिए आपका एंट्री नंबर 4, कॉल ऑन शेयर्स. आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी that remains unpaid can be called up by the company according to its requirement. Then remain amount on allotment shares from the shareholder is demanded by the company. The company may demand the remaining money in 2 or more than 2 installment. The amount called after the allotment is known as call money. तो पहले आपने एप्लीकेशन पे अमाउंट ली, उसके बाद में अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव की, और उसके बाद में अब जो रिमेनिंग अमाउंट है
वो अमाउंट आप जो है जब आप कंपनी बुलाएगी तो उसको कहा जाता है कॉल मनी। देयर में बी वन और मोर कॉल्स डिपेंडिंग ऑन द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की फंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी तय करेगी कि बचा हुआ पैसा एक इंस्टॉलमेंट में बुलाना है या ज़्यादा इंस्टॉलमेंट में बुलाना है। तो एंट्री हर स्थिति में सेम ही होगी, चाहे वो फर्स्ट टाइम आप कॉल कर रहे हो या सेकेंड टाइम कॉल कर रहे हो या फाइनल कॉल कर रहे हो, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी हर सिचुएशन में। इसलिए आप स्क्रीन पे देखो कि जब आप when first second final call money is due, so when first second final call money is due then the following entry is passed। तो आप उस कॉल मनी को डेबिट करते हो और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो जिस तरीके से आपने अलॉटमेंट के वक्त किया, सेम। शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डैश नंबर ऑफ शेयर एट द रेट रुपीज डैश पर शेयर। जितनी भी बाकी आपके 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये, अगर 10 रुपये का शेयर है तो, या 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ फॉर, है ना, जो आपके 100 रुपीज़ के शेयर पे बाकी है, पर शेयर पे जितना बाकी है और कितने शेयर्स कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए कि 10 करोड़ शेयर इशू किए हैं, उस हिसाब से ये एंट्री होगी ड्यू की एंट्री। फिर ये जो आपने कॉल डिमांड की है एप्लीकेंट से, अब शेयर होल्डर जो बन चुके हैं, जो पहले एप्लीकेंट थे अब वो शेयर होल्डर बन चुके हैं क्योंकि उनको शेयर अलॉट हो चुके हैं। तो अब आप वो लोग अमाउंट जो है वो बैंक में जमा करेंगे। सो सेकेंड एंट्री रिसीविंग द फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल मनी, जो भी रहेगा वो फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करो, सेकेंड कॉल रहेगा तो सेकेंड कॉल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे बैंक को। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट वॉट एवर द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, है ना। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट सेकंड कॉल। इसका मतलब क्या है आपको समझाता हूँ। तो पहले आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे जो वजह से पैसा आ रहा है, चाहे वो टू फर्स्ट कॉल हो, टू सेकंड कॉल हो या टू फाइनल कॉल हो। नरेशन बिल्कुल सिंपल है, बिंग या फॉर रिसीविंग द फर्स्ट सेकंड और फाइनल कॉल मनी। तो इस तरीके से ये होता है। अब ब्रैकेट में लिखा है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड का मतलब यहाँ क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कंपनी के 1 करोड़ शेयर है और कंपनी ने हर शेयर पे 4 रुपये बुलाए, अगर 10 रुपये वैल्यू का शेयर है तो कंपनी ने डिमांड की 1 करोड़ शेयर पे 4 रुपये, तो हो गए 4 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी को वसूल हुआ 3 करोड़ 98 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो 3 करोड़ 98 लाख होगा, जो कभी कभी सभी लोग अमाउंट पेड नहीं कर पाते हैं वक्त पे। तो इसीलिए जब रिसीव्ड की कॉल मनी की रिसीव्ड की एंट्री होगी तो एक्चुअल मनी जो है जितना रिसीव्ड हुआ उतना आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, फिर आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।